हेलो दोस्तों, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जेपीएससी मेंस पेपर 3 के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना है इसका उद्भव, पुरातनता, सीमा, रचनाकारिता और मुख्य विशेषता। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसके उद्भव के संबंध में कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व में जेपीएससी, बीपीएससी एग्जाम और अन्य पीसीएस एग्जाम में, और उसका एक मॉडल आंसर क्या आवश्यकता है उसको पढ़ते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इसके उद्भव से संबंधित विद्वानों के मत का वर्णन करें। और सैंधव सभ्यता अचानक प्रकट नहीं हुई, बल्कि इसकी उत्पत्ति के लिए अनेक कारण समेत रूप से जिम्मेवार थे। इस कथन के आलोक में सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति की विवेचना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी प्रभाव अथवा भारतीय परिस्थितियों के प्रभाव की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। इसकी उत्पत्ति में जो स्वदेशी कारकों था उसकी भूमिका को रेखांकित कीजिए। या सैंधव या बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वांश स्थल या ग्राम जो मिले हैं वो इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में कितना लाभदायक है, कितना महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन करें। एक मॉडल आंसर को देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों नामों से विख्यात यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह सभ्यता प्राचीन उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है और इसे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का गौरवशाली अध्याय माना जाता है। उद्भव संबंधी जो मत है उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में प्राप्त होने के बावजूद इस सभ्यता के उद्भव एवं विकास के संबंध में इतिहासकारों के बीच जो है वो भारी मतभेद रहे हैं। अभी तक की पुरातात्विक खुदाई के बाद भी इसकी उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया जा सका है और इसका मुख्य कारण यह है कि इस सभ्यता का अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं अपने पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न मत हैं इतिहासकारों का वो निम्नलिखित हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से उत्पन्न, सेकेंड है वैदिक आर्य सभ्यता से उत्पन्न, थर्ड है द्रविड़ भाषी लोगों से उत्पन्न, फोर्थ है आरंभिक प्राक हड़प्पाई जो संस्कृति है उससे उत्पन्न, और फिफ्थ है देसी प्रभाव से उत्पन्न। तो ये विभिन्न इतिहासकार हैं जिनका अपना अपना मत है। और इन्हीं मतों को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। वर्ड मैप के थ्रू देखते हैं। तो विसरणवादी मत, स्थानीय उत्पत्ति मत और विकासवादी मत। विसरणवादी मत के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति माना गया है। स्थानीय उत्पत्ति से संबंधित मत में द्रविड़ उत्पत्ति मत और आर्य उत्पत्ति मत जो है वो शामिल है। और विकासवादी मत के अंतर्गत जो है ग्राम जो है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति का क्रमिक विकास है और शोथी संस्कृति का जो है वो विकसित रूप जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे एक मैप है, वर्ल्ड मैप, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मिस्र जो है नील नदी की देन है और और मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया या सुमेरियन की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे जो है विकसित हुआ है। और चीन का जो विकास है सभ्यता का वो येलो रिवर या हांगहो नदी के किनारे हुआ है। उसी प्रकार भारत में जो सिंधु नदी है और उसके आसपास की नदी के किनारे जो है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास जो है वो हुआ है। यहाँ पर इस मैप का इम्पोर्टेंस ये है कि विसरणवादी मत में जो कहा गया है कि जो दजला फरात नदी के किनारे जो मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया या फिर सुमेरियन, तीनों एक ही नाम है, एक ही सभ्यता को कहते हैं। तो इस सभ्यता का विकास हुआ तो यहीं के लोग जो हैं वो भारत में आए और भारत में आकर जो है वो यहाँ रहने लगे सिंधु नदी के किनारे, आसपास की नदियों के किनारे, और एक नई सभ्यता को जन्म दिया जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। तो देखते हैं विसरणवादी जो मत है उसको। दजला फरात नदी के किनारे जो सभ्यता अस्तित्व में आई जिसे मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने विसरण किया, यानी यहाँ के कुछ लोग आए और वो सिंधु तथा उसके आसपास के नदियों के किनारे बस गए और एक सभ्यता को जन्म दिया। इसी सभ्यता को हम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस विसरणवादी मत के समर्थक जो हैं जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टियल, व्हीलर, संकालिया, कौसाम्बी आदि थे। इनका मानना था कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है और इन दोनों सभ्यताओं में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसके आधार पर इन्होंने ये तर्क लगाया, ये अनुमान लगाया कि मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता से ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो है वो विकास हुआ है। तो कौन कौन से समानता है उसको देखते हैं। तो दोनों सभ्यताएं जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सभ्यता थी, और दोनों के निवासी तांबे और कांसे के साथ पाषाण के लघु उपकरण का प्रयोग करते थे।
दोनों के भवन जो है वो कच्ची और पक्की ईंटों के बनाए गए थे। दोनों सभ्यता के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दोनों ही सभ्यता को लिपि का ज्ञान था। तो उपयुक्त जो सभी समानताओं हैं, समानता के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश यानी कॉलोनी बताया। परंतु गहराई से अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो यह मत तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दोनों समानताओं के बावजूद जो है बाह्य समानताओं जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो सैंधव सभ्यता में कौन कौन सी जो असमानताएं हैं या फिर जो विषमताएं हैं वो देखने को मिलता है, उसको देखते हैं। तो सैंधव सभ्यता की नगर नियोजन सुमेरियन सभ्यता से की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित और सुविकसित थी। दोनों के बर्तन जो है उपकरण और मुहरे आदि का जो आकार प्रकार है उसमें काफ़ी भिन्नता थी और दोनों सभ्यता की लिपि का प्रचलन था। इसके बावजूद दोनों की लिपियों जो है परस्पर भिन्न थी। जहाँ सुमेरियन लिपि 900 अक्षर हैं, वहीं जो सैंधव लिपि है उसमें 400 अक्षर मिलते हैं। तो इसको एक कॉलम के थ्रू बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं कि लिपि किलाक्षर थी मेसोपोटामिया में और हड़प्पा में चित्रात्मक थी। नगर नियोजन कम विकसित थी मेसोपोटामिया में, जबकि हड़प्पा में सुनियोजित थी। जो प्रयुक्त ईंटें हैं वो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जबकि हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और पूजा का साक्ष्य जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राप्त होते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। मुहरों के प्रकार में जो सुमेरियन सभ्यता था वहाँ का मुहर जो था वो बेलनाकार था और जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो मुहर था वो चौकोर था। तो इन विषमताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को जो समान मानना समीचीन नहीं होगा, सही नहीं होगा। अतः सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश का परिणाम जो है वो हम नहीं कह सकते। यानी जो सिंधु सभ्यता है उसका विकास जो है वो आपका सुमेरियन सभ्यता से हुआ है, ये सरासर जो है सही नहीं है, सत्य प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है आर्य उत्पत्ति से संबंधित मत। तो कुछ विद्वान जो हैं वैदिक आर्य को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। इनमें प्रोफेसर TN रामचंद्रन, के शास्त्री कुसालकर, HR राव आदि जो है इतिहासकार सम्मिलित हैं। तो सैंधव सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य को मानना युक्तिसंगत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सभ्यताओं के काल, कर्म, रीति रिवाज तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परंपराओं में पर्याप्त जो है भिन्नताएँ जो है दिखाई पड़ती है। तो सैंधव तथा वैदिक समानता जो है सभ्यता है उनके बीच में क्या क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो वैदिक आर्य की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय एवं व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। आर्यों का मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे, जबकि सैंधव लोग जो थे इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण तथा कांसे का उपकरण का प्रयोग करते थे और लौह से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्य के जो लोग हैं वो लौह का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, मित्र, वरुण, तस्य जो देवता थे उनका उपासक थे, उनका पूजा करते थे, जबकि और इसके साथ ही यज्ञ करते थे। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा में का जो है वो विरोधी थे। परंतु सैंधव लोग जो है वह मुख्य रूप से मातृ देवी शिव तथा लिंग का पूजा करते थे तथा लिंग पूजा के समर्थक थे। आर्यों का प्रिय पशु अश्व था, जिसकी सहायता से युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, किंतु सैंधव लोग अश्व से परिचित नहीं थे। सैंधव लोग जो व्याघ्र है और हाथी से परिचित थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर ये दोनों पशुओं का अंकन जो है प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि 4th या 5th JPSC प्री में पूछा गया था क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में अश्व के, घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उसका ऑप्शन था सूरकोटदा सही आंसर था कि सूरकोटदा से जो घोड़े हैं उसके अस्थिर पंजर जो है प्राप्त हुए हैं। तो उसके अनुसार ये तथ्य जो है वो प्रासंगिक है, आप इसे देखकर क्लियर कर सकते हैं। आर्यों के नेक्स्ट जो है अंतर देखते हैं कि आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी, जिसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब न मारने वाली जीव, न वध करने वाली जीव। इसके विपरीत सैंधव लोग जो है वृषभ को पवित्र मानते थे और उसकी पूजा करते थे। सैंधव निवासी के पास अपनी एक लिपि थी, जिसकी आर्य लिपि से, जबकि जो आर्य थे वो लिपि से परिचित नहीं थे। यानी सैंधव निवासी जो थे उनके पास एक लिपि था, हालांकि पढ़ा नहीं गया, लेकिन जो आर्य थे वो लिपि से परिचित नहीं थे और उनकी शिक्षा प्रणाली जो थी वो मौखिक हुआ करती थी। तो उपयुक्त आधार पर आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के निर्माता नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट जो मत है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी, वो है द्रविड़ उत्पत्ति का मत। तो कुछ विद्वानों की धारणा है कि सैंधव सभ्यता का निर्माता द्रविड़ भाषी लोग थे, जो दक्षिण से उत्तर में गए और हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। इस मत के समर्थक हैं सुनीत कुमार चटर्जी व रखालदास बनर्जी। इस मत का जो मूल आधार था कि
इन विद्वानों ने बनाया जो द्रविड़ थे उनके शारीरिक संरचना के आधार पर जो है वो बताया कि इनकी उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ उत्पत्ति जो है द्रविड़ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की उत्पत्ति हुई है। शारीरिक संरचना जो थी वो समान थी, जिसमें भूमध्य सागरीय, पोटो ऑस्ट्रेलिया, काकेशियन, मंगोलियन और अल्पाइन, ये सारे जो संरचना है, शारीरिक संरचना, इस संरचना के जो व्यक्ति हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए हैं। नेक्स्ट था लिपि लगभग समान थी, दोनों की लिपि अपठित थी, यानी जो आपका द्रविड़ लोग थे और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वहाँ दोनों का लिपि जो है प्राप्त हुआ, लेकिन लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। दोनों का समाज मातृसत्तात्मक था, दोनों की सभ्यताओं में लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। तो उपयुक्त समानता के साथ सुनीत कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया कि ऋग्वेद में जिन दास दस्युओं का उल्लेख हुआ वे द्रविड़ भाषी थे और उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माता का जो है वो निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। तो यह निष्कर्ष कुछ वजनदार प्रतीत तो होता है, परंतु पूर्णतः इसे निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है सोथी संस्कृति का विकसित रूप। तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी और इसके समर्थक ऑलचिन दंपति और डॉक्टर DP अग्रवाल हैं। यह संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई तथा इसी का विकसित रूप जो है हड़प्पा को इन लोगों ने मान्यता दिया। तो इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए इतिहासकार इस मत को भी अवहेलना करता है, नहीं मानता है। नेक्स्ट है ताम्रपसानिक संस्कृति का क्रमिक विकसित रूप या बलूची संस्कृति का विकसित रूप। तो उपयुक्त सभी मतों में सबसे प्रामाणिक मत जो है इसी को माना गया है और इस मत के समर्थक स्टुअर्ट, पिगट, ऑल्विन, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, डेल्स आदि हैं। तो इन पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, उत्तरी राजस्थान, भारत के क्षेत्रों में इसके पूर्व का जो इसका पूर्व जो है वो विकसित होने वाली ताम्रपसानिक संस्कृति जिसमें मुंडी गाक, मोराशी, भुंडई, जौब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोट, दीजी, कालीबंगा आदि से हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्राक हड़प्पाई संस्कृति के लोगों ने इन लोगों ने क्या किया कि तकनीकी विकास कर लिया, क्योंकि ये लोग ग्रामीण थे प्राक हड़प्पाई, और बाद में इन लोगों ने तकनीकी का विकास कर लिया। तकनीकी के विकास के साथ ही जो है नदियों पर बांध बनाने की तकनीकी विकसित कर लिया होगा। इसके साथ ही उत्पादन अधिकांश होने की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। इसके बाद जो है उन्होंने जो सिंधु घाटी के लोग जो है वे व्यापार वाणिज्य का प्रचलन जो है वो बढ़ा होगा। फलस्वरूप जो है नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई होगी और यह नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाई। तो यह नगरीय सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता से विकसित हुई और इसे जो है वो हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है वो दिया गया। अन्य जो नवीन मत हैं वो देखते हैं। तो अन्य नवीन खोजों में पुरातात्विक प्रोफेसर मीडो ने दावा किया कि सैंधव सभ्यता से पूर्व भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर फली फूली तथा विकसित हुई थी तथा वेदों में वर्णित जो सरस्वती का अस्तित्व जो है उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर प्रमाणिक भी हो चुका है। तो इस धारणा को भी मान्यता तो नहीं मिला, परंतु बल जरूर मिलता है कि में भी विकसित हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति इससे भी हो सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो HC वर्मा के जो बुक है उसमें मिला था कि हाल में चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्री जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वहाँ पे समुद्र वैज्ञानिक ने गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर जो खंभात की खाड़ी में समुद्री जल प्रदूषण का स्तर जांच करने के दौरान समुद्र में 40 मीटर नीचे दबे हुए एक विशाल नगर सभ्यता का अवशेष जो है वह खोज निकाला और इस नगर तथा सैंधव नगर के स्थलों में अद्भुत समानता है। इसके अवशेष 9 किलोमीटर के दायरे में फैले गए हैं, जिनमें एक जलकुंड में उतरती हुई सीढ़ियाँ 200 इंटू जो 200 इंटू 45 मीटर आकार का आयताकार चबूतरा, मिट्टी की मोटी दीवार का बना जो है 183 मीटर लंबा अन्नागार आदि सैंधव सभ्यता के अवशेष जैसा ही है। विशाल ढांचों के रूप में आयताकार ढांचा है जो मकानों के अवशेष प्रतीत होता है। इसमें नालियां तथा मिट्टी की सड़कें प्राप्त हुई है। शिल्प आकृतियों से तराशे पत्थर के औजार, गहने तथा आकृतियां भी प्राप्त हुई है। टूटे फूटे हुए मृदभांड, हाथी दांत और मनुष्य के कंकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस प्रकार जो उपरोक्त जो विभिन्न इतिहासकारों के मत के बावजूद भी इतनी बड़ी विकसित सभ्यता जो नगरीय सभ्यता है इसके बारे में इस निष्कर्ष जो है पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका कि इस सभ्यता का उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई है।
पर नवीन खोज जिसमें खंभात की खाड़ी से प्राप्त जो पूरा अवशेष और जो खोज किया गया है उससे उसने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो भारतीय भूभाग पर जो है फली फूली है, तथा पूरा अवशेष की जांच जो है वो गहनता से अगर की जाए तो यह खोज जो है वो रोमांचक बन सकती है। हालांकि ये जो खंभात की खाड़ी में जो गुजरात का जो मिला है, ये कृष्ण द्वारा बसाया गया जो शहर है द्वारिका, उस संबंध में कहा जाता है कि वही शहर जो है वो समुद्र में समा गया है। लेकिन इसका जो एक ढांचा और जो प्रतिरूप जो मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है, इसलिए इसे भी नकारा नहीं जा सकता। सुझाव में क्या है कि जिस प्रकार समकालीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता पर सटीक प्रकाश डाला गया उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता है उस पर भी सटीक प्रकाश डालने की ज़रूरत है, आवश्यकता है सरकार को ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ वित्तीय सहायता जो फंडिंग है उसकी भी ज़रूरत है, ताकि समकालीन सभ्यता की भांति जो है हड़प्पा के स्थलों की खुदाई भी ऊर्ध्वाधर हो सके। और आज तक हड़प्पा की खुदाई जहाँ कहीं भी हुई है वो लंबवत हुई है, जिससे सीमित जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं कि क्या है कि अन्य जो सभ्यता है उसका जब मिला तो उसके संबंध में ये पूरा जो है ऊर्ध्वाधर खुदाई हुई, आसपास जो है वो खुदाई हुई कि अगर यहाँ पर मिला तो इसके चारों ओर जो है वो खुदाई की गई। पूरा चारों ओर जो है खुदाई करने से जो है बहुत सारे पुरातत्व जो है वो अवशेष जो है प्राप्त हुए। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष जहाँ भी मिला है वहाँ पर ऊर्ध्वाधर न करके ऐसे इस रूप से वहीं पर सिर्फ खुदाई किया गया है ना, लंबवत खुदाई किया गया है। तो क्या हुआ कि इससे जो है वो सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। तो इसके लिए सरकार को ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है और फंडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि इस जो खोज है इस अच्छे से जाना जा सके और सही जानकारी जो है प्राप्त हो सके कि आखिर इसका उद्भव विकास कैसे हुआ है। तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर खुदाई है उसमें मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की जो सभ्यता है उसका ऊर्ध्वाधर खुदाई हुई है, जिससे जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। और इन तीनों की लिपि जो है वो पठित है, जिसमें मेसोपोटामिया में रोजेटा नामक जो द्विभाषी अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके उद्भव और विकास के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। तो ये जो पूरा उद्भव संबंधी जो मेरा लिखा हुआ आंसर है, इसका जो स्रोत है वो है आपका झा एन श्रीमाली बुक है, केसी श्रीवास्तव बुक है और एनसीईआरटी। इन तीनों बुक्स को स्टडी करके मैंने नोट्स बनाया है। और वो तीनों चारों जो क्वेश्चन थे, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन इसी जो मॉडल आंसर है इससे तैयार किए जा सकते हैं। ये एक लंबा विस्तृत आंसर है और इसमें जैसे क्वेश्चन पूछेगा जितना लिखना होगा उसी अनुसार जो है उसमें ऐड करेंगे, अपना सुझाव दे सकते हैं अगर चाहें तो ये आज का टॉपिक था। और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।